करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज का जो बड़ा मुद्दा हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं वो है कि क्या 2019 के लोकसभा के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है राफेल। जी हां, ये एक ऐसा मसला है जो कि आज न सिर्फ सरकार के लिए गले की हड्डी बन चुका है बल्कि विपक्ष के हाथ में एक बड़ा हथियार बनता दिखाई दे रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि इस मुद्दे पर राजनीति अभी बहुत बाकी है, लेकिन आज हम सवाल नहीं उठा रहे। आज सवाल उठा रहा है विपक्ष और सरकार जवाब देने का एक कोशिश मात्र करती दिखाई दे रही है। तो आइए सबसे पहले सवाल जवाब का एक दौर देखते हैं, फिर बहस शुरू करते हैं कि यह मुद्दा कितना बड़ा बन चुका है 2019 लोकसभा के चुनाव के लिए। इसीलिए देश का चौकीदार सब्जी के बारे में भाषण दे सकता है, मगर राफेल हवाई जहाज के बारे में एक भाषण नहीं दे सकता है। ऐसे बयानों की विश्वसनीयता नहीं होती और इसके कारण कई हैं। पहला कारण यह है कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा पूर्व राष्ट्रपति सही बयान नहीं कर रहा। फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं। आजाद भारत में आज तक किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसे शब्द का प्रयोग किसी प्रधानमंत्री के बारे में नहीं किया है। बार बार ये कह रहे हैं कि बता दो कि इसका दाम कितना है ताकि दुश्मनों के और चौकन्ने हो जाएं। राहुल गांधी जी पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं। हर बार जब घोटाले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फंसती है तो फिर उन्हें अपने बचाव के लिए पाकिस्तान याद आता है। जो बौखलाहट पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच है वो बिल्कुल एक बराबर है और दोनों ही चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर मोदी को हटाना है। मोदी सरकार का पाकिस्तान प्रेम तब नहीं जागा था जब बगैर बुलाए मेहमान की तरह देश के प्रधानमंत्री मोदी दावत खाने पाकिस्तान गए। देखा आपने किस तरीके से यह मुद्दा राफेल विमान खरीद भ्रष्टाचार से कहीं आगे बढ़ता हुआ अब सीधे हिंदुस्तान पाकिस्तान के संबंधों तक जा पहुंचा है। इस मुद्दे पर बहस शुरू करते हैं। प्रभात झा जी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से, राजीव रंजन जी जेडीयू से, एयर मार्शल रिटायर्ड आरसी वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, विनोद अग्निहोत्री जी और मनोज गिरवाला जी, और कुछ ही देर में अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से हमसे जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत है। सबसे पहला सवाल प्रभात झा जी, आखिरकार ऐसा क्या हो गया है पिछले 24 घंटे में कि आज राफेल विमान की खरीद का मुद्दा पाकिस्तान से ज्यादा प्रेरित होता दिखाई देता है? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के तमाम विरोध को पाकिस्तान से क्यों जोड़ रही है? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, फ्रांस सरकार और दसॉल्ट एविएशन के ओलांद के पहले दिए बयान को गलत ठहराया है। अधिकृत मैं कागज दिखा रहा हूं, यह बयान जारी हुआ है जिसमें कहा है कि 2016 में भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमान के लिए 58,000 करोड़ रुपए खरीदने का समझौता किया था। उस समय ओलांद फ्रांस के राष्ट्रपति थे। फ्रांस सरकार का दसॉल्ट एविएशन के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद दिए बयान को गलत ठहराया है। फ्रांस सरकार ने कहा है कि दसॉल्ट एविएशन के अफसर ऑफसेट करार पर फैसला कंपनी ने किया है, किसी सरकार ने नहीं किया है। इससे ज्यादा बात और क्या सकती है? झूठ को फैलाना उनका काम है, उनके पास कोई आधार नहीं है। राफेल के दाम के बारे में अजय जी आप आश्चर्य करोगे, निराधार तथ्य क्या, राहुल गांधी ने इस साल अप्रैल और मई में दिल्ली और कर्नाटक के प्रत्येक विमान की कीमत 700 करोड़ रुपए बताई। संसद में उन्हें इसे घटाकर 520 करोड़ रुपए कर दिया। रायपुर के उन्होंने अपनी सभा में कहा कि 540 करोड़ रुपए हुआ। वहीं जयपुर में उन्होंने कहा कि जिक्र किया कि एक भाषण में कहा कि 520 करोड़ रुपए हो गया। जबकि ऐसे बहुत है। प्रभात जी, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पहले जो तय हुआ था उससे 9% कम में लिया गया है। आपने पार्टी लाइन स्पष्ट रखी है, लेकिन इस पर कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, आइए जरा पहले एक बार ये देख लेते हैं और उसके साथ साथ समझते हैं। आलोक जी, राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ा कर रही है। आलोक जी,
मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी का यही कर्म है कि वो सभी की विश्वसनीयता पर पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह लगा दे। पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के अलावा देशद्रोही है और झूठा है, भारतीय जनता पार्टी ही सच्ची है। अभी कहा इन्होंने कि डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि 9% कम में खरीदा। प्रभात झा साहब, ये 9% का बयान डिफेंस मिनिस्टर का नहीं, लॉ मिनिस्टर का था। और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 20% कम में खरीदा। अब खरीदा कितने में खरीदा, कितने में नहीं खरीदा, हमारे बेसिक 4 सवाल हैं। अगर आपने सस्ता खरीदा तो 126 की जगह घटाकर वो 36 क्यों हो गए? पहला सवाल 150 होने चाहिए थे। दूसरा सवाल 526 करोड़ की जगह 1670 करोड़ 300% का इजाफा क्यों हुआ? HAL के साथ जिस तरह से 2014 के अंदर वर्क शेयर एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो गया था, उसको किसने कैंसिल कराया? जो कंपनी 12 दिन पहले रजिस्टर हुई वो कंपनी HAL से बेहतर कैसे थी? कतर और इजिप्ट को वही विमान उसी कीमत पर उसी समय पर क्यों मिला, हमें 3 गुना महंगा क्यों मिला? आपने कई सवाल एक साथ डाल दिए, मुझे लगता है प्रभात जी को थोड़ा वक्त लगेगा। प्रभात जी, पहला सवाल का ही जवाब पहले दीजिए। गलत है, पहले सवाल का ही जवाब पहले दीजिए। यह बताइए कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इतना बड़ा आरोप कांग्रेस लगा रही है भ्रष्टाचार का, तो जेपीसी बैठाने में क्या दिक्कत है? CAG या फिर CVC से इसकी जांच कराने में क्या दिक्कत है? प्रभात जी, सवाल यह है, क्या किसी गलत आरोप पर आप जेपीसी बिठाएंगे? क्या भारत सरकार इतनी कमजोर है? क्या हम किसी गलत कटघरे में जबरदस्ती खड़ा करेगा कोई? क्या जेपीसी इतना आसान हो गया है, चाहे जो बोले और हमने बना दी? आप देखिए कि 12 फरवरी 2012 को यह समझौता हुआ था। यह पीटीआई ने खबर रिलीज की। यह किसकी सरकार थी? 2012 में यूपीए की सरकार थी। इस तरह, और रक्षा मंत्री कह रही है कि 9% कम पर समझौता हुआ है। क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? प्रभात जी, रक्षा सौदे और समझौते के साथ रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट नहीं है, ये लॉ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। प्रभात जी, और रक्षा मंत्री तो 4 दिन से बिल में घुसी हुई हैं, उनका तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं आया है। हमको निपटना। प्रभात जी, ऐसी बात करना चाहिए। प्रभात जी, मैं जरा कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं, उसका जवाब दे दीजिए। प्रभात जी, मैं कुछ तथ्य आपके, प्रभात जी जरा प्लीज, प्रभात जी प्लीज, मैं आपको कई अखबारों की ये खबर है और मैं आपको लिख रहा हूं 4 मार्च 2014 को। बताइए ना। जी, 4 मार्च 2014 को यह बात स्पष्ट हो गई थी कि राफेल और भारत सरकार के बीच में यह तय हुआ था कि राफेल 40 साल तक विमानों के रखरखाव का पूरा जिम्मा लेगा। 70% राफेल विमानों का पुर्जा जो है वो HAL बनाएगा, 30% राफेल बनाएगा और इसके लिए सॉवरेन गारंटी फ्रांस की सरकार भारत सरकार को दे रही थी। यह 2014 मार्च की खबर है और इस पर दोनों देशों की तरफ से बयान भी है। और उसके बाद रक्षा मंत्री का बयान था कि यह फैसला चूंकि चुनाव सर पर है इसलिए अगली सरकार को लेना चाहिए। यह बयान 2014 का और 2015 का एग्रीमेंट बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। यह फर्क क्या हुआ 1 साल में, यह बताइए। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, 9% कम पर लिया गया है। ये कैसे झूठ बोलेंगे? किसी अखबार में कोई बात आ जाती है कि सरकार की बातें आई है क्या? उसमें सरकार डंके की चोट रक्षा मंत्री कर रही है। ये राफेल को मुद्दा बनाकर क्या चाहते हैं? ये कुछ कर लेंगे। राफेल की उड़ान पर और ऐसे झूठ की उड़ान पर सरकार में कुछ नहीं होने वाला है। आलोक जी, इसका जवाब आप ही दे सकते हैं क्योंकि ये एक तरह से किसी मंत्री पर किसी भी मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। प्रभात जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं आलोक जी को मौका दे रहा हूं। आलोक जी प्लीज। 13 मार्च नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, ये किसने किया था 12 फरवरी 2012 को? जिस तरह से कैसे पता कि कितने करोड़ में हुए? HAL और डिसाल्ट के बीच में हो गया था, क्या यह बात झूठ है? 13 मार्च 2014 को पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे केवल ये बताइए 2015 में एरिक जो CEO थे डिसॉल्ट के, 15 मार्च 2015 को या तो कंपनी उन्होंने अभी AICC से प्रेस रिलीज करके हमने उनका वक्तव्य रिलीज किया। प्रभात भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, मेरा भी सुन लीजिए। प्रभात भाई, आप बड़े भाई हैं मेरे। इसमें कहां प्रभात भाई कौन क्या कह रहा है आप छोड़ दीजिए, मुझे बताइए। पिछले 5 दिन से पूरा हिंदुस्तान का मीडिया आपको पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर रहा है। कांग्रेस पार्टी देश के प्रधानमंत्री को चोर कह रही है, उसके बावजूद
रक्षा मंत्री का पिछले 4 दिन में एक भी बयान नहीं है। चलिए इसी 25 मार्च इसी सवाल पर मैं जरा सीईओ थे डिसॉल्ट, मैं जरा राजीव रंजन जी को भी शामिल करूं इस चर्चा में। राजीव रंजन जी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस तरह का आरोप आज तक इतिहास में किसी भी बड़े पार्टी के अध्यक्ष ने नहीं लगाया। आपको लगता है कि यह आरोप लगाना अपने आप में सही है? देखिए, सबसे पहले तो आरोपों प्रत्यारोपों की जगह बराबर लोकतंत्र में रहेगी, लेकिन आरोप के लिए जो शब्द चुने हैं राहुल गांधी जी ने, वो देश की दूसरी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग करना उन्हें नहीं चाहिए था। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, इस पूरे प्रकरण में ओलांग के बयान को सबसे ज़्यादा तवज्जो कांग्रेस दे रही है जी। और फ्रेंच मीडिया के एक सेक्शन ने ओलांग पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप लगाया। उनका ये मानना है कि ये मुकेश अंबानी के एक मित्र मुकेश अंबानी की जो इंटरटेनमेंट कंपनी है वो ओलांग के आप नाम गलत ले रहे हैं। वो अनिल अंबानी की बात छोड़िए, क्या छोड़िए, वो अंबानी की बात छोड़िए। यहाँ पर तो हम राजनीतिक मुद्दे पर बात कर रहे हैं। नहीं, आप सुनिए ना जी। अनिल अंबानी बाद में सीन में आए हैं। मैं जो कह रहा हूं उसका आप तथ्य समझ लीजिए। मैं जो कह रहा हूं मैं वही कह रहा हूं, कहीं नहीं पहुंच गए। आपके विश्वसनीयता, आप जिस ओलांग के बयान की विश्वसनीयता पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं कि उनके बयान पर सवाल जरूर खड़े होने चाहिए, इसलिए कि उन पर फ्रेंच मीडिया ने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप लगाया। कहते हैं कि मुकेश अंबानी की कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ था, तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी हमारे माथे पर मारती उस एग्रीमेंट को लेकर। और पहले सुन तो लीजिए, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट था तो उसको अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर फैला देती। 44 कहां है एग्रीमेंट? पहुंचाइएगा ऐसे पे गलत, हर चीज को गेंद को स्पिन करते रहिए, स्पिन करते रहिए। आप पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं, आप 2012 की जिस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जी ने जिसका झूठ बोला है, वो एग्रीमेंट कहां है? कभी इंटरप्ट बताइए ना, कहां है वो एग्रीमेंट? आदतन अनुशासन, जब गाने के सुर बिगड़ जाए तो सारे गामा पौधा नहीं गाते रहिए। भारतीय जनता पार्टी का राफेल पे सुर बिगड़ गया है, अब वो कहीं ना कहीं डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में यह अधिकार हासिल था कि वो इंडिया में अपना ऑफसेट पार्टनर तय करे, तो फिर इसमें फ्रांस की सरकार या भारत कौन कहता है डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में अधिकार हासिल? अच्छा, मुझे लगता है इस पर जरा स्पष्टता की आवश्यकता है। मुझे लगता है राजीव जी और आलोक जी, मुझे लगता है इस पर जरा स्पष्टता की आवश्यकता है, इसलिए मनोज जी से मैं आग्रह करता हूं, मनोज जी हमें जरा इस पर स्पष्टता दीजिए कि आखिरकार ये जो 2000 आलोक जी प्लीज एक मिनट, आलोक जी और राजीव जी प्लीज, राजीव जी आलोक जी प्लीज एक मिनट, परेशानियां उस पर एक मिनट, आप दोनों से आग्रह है, प्लीज एक मिनट मनोज जी जरा हमारे दर्शकों को इस पर स्पष्टता दीजिए कि यह पूरा मामला है क्या। 2012 का जो मुद्दा अभी लॉ मिनिस्टर ने सामने रखा था, उसके बाद से डिफेंस प्रोक्योरमेंट के ऑफसेट की बातें क्या है, जरा इस पर संक्षेप में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि जो ये ऑफसेट की जो पॉलिसी है, ये यूपीए सरकार के टाइम आई थी 2005 में जी। इसका जो मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे देश में डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, लेकिन ये पॉलिसी की सक्सेस आपको इसी से पता चलेगी कि 2007 से 2012 में, मैं सिर्फ 5 साल की बात कर रहा हूँ जिसका डेटा मेरे पास है अभी, उसमें $15 बिलियन की परचेज हुई थी। लेकिन 2005 से 2012 तक जो टोटल जो एग्रीमेंट जो साइन हुए, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, वो सिर्फ $1.5 बिलियन के थे। 30% के हिसाब से $4.5 बिलियन के जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने चाहिए थे। और आज तक मतलब 12 साल हो, मतलब 2005 से 2018 तक एक भी भारत सरकार ने पेपर साइन नहीं करा जिसमें कहा गया हो कि इस पर्टिकुलर कंपनी का जो ऑफसेट का जो ऑब्लिगेशन है वो पूरा हो चुका है। इसी से मालूम चलता है कि ये ऑफसेट की जो पॉलिसी है ये टोटल फेलियर है और ये पॉलिसी पूरी की पूरी ओपेक है, क्रोनी कैपिटलिज्म का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और जो भी डिफेंस में डील करता है सबको मालूम है कि ऑफसेट की पॉलिसी सिर्फ ऑफिसर्स को और पॉलिटिशियंस को पे बैक पहुंचाने का एक तरीका है। ये चीज यूपीए के टाइम भी थी और ये चीज आज तक चली आ रही है। प्रभात झा जी, अब इस पर सवाल आपकी पार्टी से बनता है, क्योंकि 4.5 साल तक या यूं कहें कि 52 महीने तक आपने सिर्फ एक बात का डंका पीटा और वो कहा कि एक ऐसी सरकार है जिस पर आज तक भ्रष्टाचार के कोई आरोप ना तो कोई लगा पाया और ना उसे सिद्ध कर पाया। आज कौन सा आरोप सही हो रहा है?
क्या आपका मैं अब उस टेक्निकल उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं ये सारे आज इतना देर क्यों किया गया, 2007 से लेके 2014 तक क्यों देर की गई? क्या इसका जवाब है? क्या भारत को रक्षा सौदे में क्यों नहीं किया इन्होंने मैच्योर? क्या कारण थे? ये विलंब क्यों हुआ? इसके पीछे कौन सी साजिश थी? कौन थे वो लोग? क्या बता सकते हैं? क्या भारत की रक्षा मजबूत नहीं होना चाहिए? क्या इस तरह के राफेल विमान लड़ाकू नहीं चाहिए थे? ये क्या कारण थे? कांग्रेस खुद कटघरे में खड़े हैं, उसको कोई जानकारी नहीं है। आलोक जी इसका जवाब दीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं एयर मार्शल वाजपेयी से समझना चाहूंगा। आलोक जी इसका जवाब दें। 30 अगस्त को ही उन्होंने कहा था फ्रांस जाकर कि मैं बहुत बड़ा खुलासा करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के सारे सुर जो है ना गाने के वो बिगड़ गए, इसलिए वो सारे गामा पाधानी गा रहे हैं। मुझे केवल ये बता दीजिए, प्रभात भाई आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और इस प्रभात भाई आप मेरे बड़े भाई की तरह, मैं उत्तर दे रहा हूँ आपके बिंदु का। आप सुनिए जरा इसको, न्यूज नेशन के दर्शक भी देखेंगे कि मैं क्या उत्तर दे रहा हूँ। आरोप करेंगे क्या भारत के रक्षा सौदे के साथ इस तरह की बातें करेंगे? प्रभु सुन तो लीजिए, आप किसके साथ? आप भारत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रभु भारत के रक्षा मंत्रालय के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राजनीतिक भाई आप अगर 5 साल तक तो आपको इतना बोलने की आवश्यकता नहीं है। 12 दिसंबर 2012 को आपके रक्षा मंत्री 12 दिसंबर 2012 को रमन जी ने सर उसी समय कागज रख दिया। प्रभात भाई न्यूज नेशन के दर्शक देख रहे हैं कि आप सुनना नहीं चाहते। कोई जवाब है आपके पास? सुन लीजिए, कोई जवाब नहीं है आपके पास। आप सुन तो लीजिए, आप इतने धैर्य तो दीवार पर राजनीति नहीं होती है। अच्छा चलिए, प्रभात जी जरा आलोक जी की बात सुन लीजिए प्लीज। प्रभात जी आलोक जी की बात सुन लीजिए। प्रभात जी जरा आलोक जी की बात सुन लीजिए। भाजपा जी बता रही है कि चोरी करके बैठे हुए भाजपा। अच्छा प्लीज हमें भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। आलोक 12 दिसंबर 2012 को L1 टेंडर हुआ और राफेल को L1 टेंडर घोषित किया गया। 526 करोड़ का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट था एक जहाज का। और जिस तरह पर 10 अप्रैल 2015 को मोदी जी आपको ब्राइब नहीं मिला, डील हुई, आपको रिश्वत राफेल ने नहीं दिया, तो उसमें आपने सौदे को री-एग्जामिन करने की बात कही। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को ये भी तो बताइए कि अगर राफेल एनऑर्ड हुआ वही है जो तो देश की जरूरतों के हिसाब से राफेल आपने फाइनल किया। वेपनरी वही है जो 2007 में थी। 2012 में उत्तर दे रहा हूं, 2012 में पूरा डील हो गया था। केवल एक बिंदु पर बात इसमें कोई शक नहीं है कि आप 2014 तक इस डील को क्लोज नहीं कर पाए थे। विनोद जी मुझे लगता है कि आपको यहां पर यह बताना चाहिए, राजनीति की बात अलग है, लेकिन क्या वाकई में एक पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति नहीं थी 2012 से 2014 के बीच में हमारे देश में? विनोद जी मैं निश्चित रूप से 2007 या 8 से जब ये शुरू हुई थी जी, कि जब एयरफोर्स ने लिख कर दिया था कि हमको इतने स्क्वाड्रन चाहिए और हमारे पास कमी है, तब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। और उसके बाद 2014 तक अगर डील नहीं हो पाई तो आलोक जी को भी मानना पड़ेगा कि इनकी सरकार का ढीलापन था, कुछ ना कुछ कहीं कमी रही होगी, कुछ ना कुछ निर्णय लेने में कोई दिक्कत रही होगी। क्या दिक्कत थी, लेकिन ये नहीं हो पाई। हाँ, बाद में एंटोनी जी ने जरूर कहा कि आने वाली सरकार इसको तय करेगी, क्योंकि मार्च में वो एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन मैं इसमें एक दूसरी बात कहूँगा कि बार बार ये इस पर देखिए 2019 के चुनाव तक कांग्रेस इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की उसी तरह कोशिश करेगी जिस तरह की राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ बोफोर्स को बनाया गया था। अच्छा, तब भी बोफोर्स पर राजनीति हो रही थी, आज राफेल पे हो रही है। तब भी देश के रक्षा मंत्री और रक्षा सौदे पर सवाल उठा था, आज भी उठ रहा है। लेकिन तब वो भारत के खिलाफ नहीं था, वो भारत के खिलाफ हो गया। ये मुझे समझ में नहीं आता तर्क, क्योंकि कोई राफेल की गुणवत्ता को लेकर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, जैसे बोफोर्स की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल नहीं उठे थे। सवाल ये है कि डील में कहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, उस पर सवाल उठ रहा है। और मुझे लगता है कि ये मुद्दा कांग्रेस के हाथ इसलिए लगा है। और जिस तरह भाई 3-4 ऐसे सवाल हैं जो आपने भी किए, उसका जवाब प्रभात जी ने भी नहीं दिया और किसी प्रवक्ता ने नहीं दिया कि भाई 9% अगर ये कम है दाम, तो 59,000 करोड़ में खाली 36 विमान क्यों आ रहे हैं भाई, और 90,000 करोड़ में 126 कैसे आ रहे थे? तो ये मुझे मतलब 9% कैसे कम हुआ, ये तो बताइए आप। तो हम भी संतुष्ट हों, जनता संतुष्ट हो, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो उसमें था, वो क्यों नहीं है?
तीसरी बात ये है कि वो जो अभी आपने बताया कि लाइफ टाइम जो है मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट 40 साल के लिए था जी, ये सारे फायदे जो है और एचएएल और रिलायंस को लेकर के जो सवाल है इनके स्पष्ट जवाब आने चाहिए। ओलांद का बयान जो है, ओलांद के बयान को हल्के में इसलिए नहीं ले सकते, ये बिल्कुल वही है जो बोफोर्स में ओलिव पाल्मे वाला मामला हुआ था, जब स्वीडिश रेडियो ने ओलिव पाल्मे का प्रकरण उछाला कि उसमें किकबैक दिया गया है, तो उसी आधार पर हिंदुस्तान में राजनीति हुई थी बोफोर्स में। तो ओलांद का बयान जो है आप हल्के में नहीं ले सकते, ओलांद खुद डील में शामिल थे, साइन करने वाले थे। ऐसा नहीं कि ओलांद कोई वहां के विपक्ष के नेता रहे हो या कोई वहां के सांसद रहे हो, वो राष्ट्रपति थे, उन्होंने डील साइन की थी। विनोद अग्निहोत्री जी, ओलांद ने कहा है कि मुझे पता नहीं कौन थे, सरकारों के बीच का समझौता, इससे ज्यादा क्या कहेंगे ओलांद की बात को। अब ओलांद की बात को प्रभाष जी आप अपने ढंग से कोट कर रहे हैं, मीडिया कुछ और कह रहा है, आलोक जी कुछ और कह रहे हैं। ओलांद की बात को देखिए, ओलांद की बात को जो बोफोर्स से आप कर रहे हैं, जो वहां का पोर्टल है मीडिया, उसने जो कहा है वो अपने पे कायम है। कुछ मानक होते हैं, कुछ मानक तय किए गए विनोद जी। नहीं प्रभाष जी देखिए, प्रभाष जी ये कारगिल के युद्ध के समय सब बातें सामने आई थी। प्रभाष जी अरुण जेटली जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा, बताया, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है। निर्मला सीतारमण जी ने प्रभाष साहब ये तो बता दीजिए 9% कम कैसे है और 20% कम कैसे है, जरा इसको डिफाइन कर दीजिए, कैसे कम है जरा बता दीजिए ना, कौन कौन से फिगर्स हैं ये। और नरेंद्र मोदी के और 4 दिन से रक्षा मंत्री चुप क्यों है, राहुल गांधी और मोदी जी के मुंह में दही क्यों जम गई है 4 दिन से, राफेल पे क्यों नहीं बोलते हैं कुछ नहीं। आलोक जी एक मिनट, जबरदस्त तमाम चीजों को आप कभी लगा रहे हैं। आलोक जी एक मिनट क्षमा चाहता हूं, इस वक्त हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ चुके हैं। भदौरिया जी, आखिरकार क्या यह सही है कि सीधे प्रधानमंत्री पर आक्षेप लगाया जाए? क्या सीधे प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार किया? ये बातें कहना अपने आप में सही है? देश के प्रधानमंत्री का ओहदा बहुत बड़ा होता है साहब। अजय जी पूरी शांति हो जाए, कोई कुछ नहीं बोले। विनोद जी क्यों बोल रहे हैं भाई? क्यों आलोक जी बोलेंगे? कोई नहीं बोलेगा। इस देश के अंदर में जो प्रधानमंत्री जी करते हैं, चाहे वो किसी को मदद करें, चाहे किसी को पैसा देके भगा दें, चाहे किसी रिलायंस के नाम पे पैसा लुटा दें, कोई कुछ मत बोलो। जो बोलेगा उसके पीछे बीजेपी चिल्लाने लग जाएगी। कमाल की भारतीय जनता पार्टी है। लोकतंत्र को मजाक समझ रखा है क्या? आप वहां जाएंगे, साइन कर देंगे, साइन करने के बाद आपकी हिम्मत नहीं होती क्या? हम सीधी सीधी बात पूछना चाहते प्रभात जी से, क्या हिम्मत नहीं है जेपीसी कराने की? क्यों डरते हो? मन में चोर है क्या? प्रधानमंत्री जी आधी रात को आके नोटबंदी कर सकते हैं, इसमें आके नहीं बोल सकते क्योंकि जनता से बड़ा मुद्दा है, जनता की बात है, इसमें नहीं बोलेंगे। जहां जनता को लूटने की बात होगी उस पर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। जब बात आएगी मुजफ्फरपुर में बच्चों के साथ अन्याय होगा, नहीं बोलेंगे। देवरिया में बच्चों के साथ अन्याय होगा, नहीं बोलेंगे। गोरखपुर में बच्चे मारे जाएंगे, नहीं बोलेंगे। बनारस में पुल गिर जाएगा, लोग मारे जाएंगे, नहीं बोलेंगे। महंगाई बढ़ जाएगी, नहीं बोलेंगे। बेरोजगारी बढ़ जाएगी, नहीं बोलेंगे। लेकिन कब बोलेंगे? जब उनको जनता को पर अत्याचार करना होता है। अब ये प्रभात जी एक छोटा जवाब दीजिए, मुझे ब्रेक लेना है। प्रभात जी मुझे ब्रेक लेना है, एक छोटा जवाब दें इस पे प्लीज। प्रभात जी एक छोटा जवाब। देखिए, मैं भाषण सुन रहा हूं, ये चुनावी भाषण हो सकता है। अभी मेरे मित्र कह रहे थे SCHL के बारे में, यूपीए सरकार ने ही आपको आना दिखाया जा रहा है। आईना अगर भाषण लगता है तो हमें लगता है कि आपकी समझ में फर्क है। अगर आप जनता की बात नहीं कर सकते हो तो आपको सरकार में बाहर कर दिया गया था। आप जनता को धोखा दे के आए हो, झूठ बोल के आए जनता को। ये गलत जानकारी दे रहे हैं। लुटाओगे भारत के पैसे बाहर लुटाओगे। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जेपीसी कर दो तो आवाज बंद हो जाती है। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल, और आज बड़ा सवाल जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो बड़ा ही स्पष्ट है। क्या राफेल 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? क्या 2019 का चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा राफेल विमान की खरीद है? इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ प्रभात झा जी बीजेपी से, आलोक शर्मा जी कांग्रेस से, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से, राजीव रंजन जी जेडीयू से, रिटायर्ड एयर मार्शल RC वाजपेयी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और मनोज गिरवाल जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वाजपेयी जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी तक किसी भी व्यक्ति ने, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या किसी भी अन्य व्यक्ति की बात करें, किसी ने भी राफेल विमान की उपयोगिता, उसकी क्षमता और उसकी कारगरता पर कोई सवाल नहीं उठाए। आपको क्या लगता है, क्या उस पर कोई सवाल उठाए जा सकते हैं? ये विमान अपने आप में किसी भी तरीके से भारतीय वायुसेना के लिए एक अच्छी चीज है या दरअसल इससे नुकसान होगा? वाजपेयी जी।
पहली बात तो मुझे दो चीज़ों से बहुत दुख होता है, मैं बहुत आहत हूँ। पहली तो ये कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर इस तरह की टिप्पणी करना ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है। दूसरा, देश के जो सर्वोच्च नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे रक्षा मंत्री हों, चाहे वित्त मंत्री हों, उनके प्रति किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वो सर्वथा निंदनीय है। अब प्रश्न उठता है कि सिलेक्शन किस प्रकार से होता है ये हमारे जहाज़ों का, चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट हो, चाहे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो। हम बड़ा ताज्जुब होता है जब हमें लोग बाग इस प्रकार की चर्चा करते हैं जिन्हें इस विषय का कतई ज्ञान नहीं है। अगर वो केवल पैसे की बात करते हैं कि वो 10 रुपए की कोई चीज़ थी आज 15 की क्यों हो गई, उन्हें पता होना चाहिए कि किस चीज़ का क्या महत्व है, किस प्रकार से इस्तेमाल होती है। अब हम विशेष इस पे आते हैं विषय पर जो आपने पूछा कि राफेल क्या एक वाकई अच्छा जहाज़ है, हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं इस पर आता हूँ। इसके पहले बताना चाहता हूँ कि हमारी सुरक्षा की तैयारी किस तरह की थी। 96-97 में हमने एक बोर्ड किया था, कमिटी ऑन फाइटर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स। उस समय 126 जहाज़ हमें दूसरी तरह के लेने थे और उस पर टिप्पणी सरकार की ये थी, MOD की, कि अगर आपको आवश्यकता थी तो आप पहले क्यों नहीं आए, जबकि 10 साल पहले से प्रपोजल चल रहा था। 2005 से और अभी तक 2004 से और लेकर के समय तक हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के जो आयाम हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स नेवी हो, हमारे एयरक्राफ्ट जो हैं 42 स्क्वाड्रन से 31 स्क्वाड्रन पर आ गए थे और कोई नया इक्वेशन नहीं हुआ है, न मॉडर्नाइजेशन हुआ है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा क्या आवश्यक नहीं है? और उस पर टिप्पणियाँ करना कि वो चाहे चीफ हो उसके प्रति कह देना सड़क का कुत्ता है। हमारी भारतीय सेनाओं ने जो स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक का ज्ञान नहीं किसी को, मगर उसकी परिभाषा को अपने ढंग से तोड़ मरोड़ कर कि हाँ सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होती रही है। उन्हें ज्ञान है इस तरह का, किस तरह से बैठे हैं क्या? घर बैठ आप हमें बताएंगे, आप बताओगे कि आप कोई भी चीज आप खरीद लोगे, आप देश को हिसाब नहीं देगा क्या? देखिए सरकार देश को हिसाब नहीं देगी क्या? जनरल साहब आपसे मैं सहमत नहीं हूँ। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की तरफदारी में बैठे हैं, आप तो ऐसा बता रहे हैं जैसे मतलब कि जनता की जवाबदेही नहीं है। मैंने कब बोला कि राफेल खराब होता है? मैंने कहा उस जहाज की सुरक्षा के नाम पर अगर आप बताइए, मोदी जी की जय जयकार करते रहे पूरा विपक्ष बैठकर, इसमें जिम्मेदारी सरकार 41,000 करोड़ रुपए जनता ने सरकार को चुना है, सरकार ने जनता को नहीं चुना है। जब जनता चुनती है तो जिम्मेदारी सरकार की होती है, जनता को बताए, जनता को हिसाब दे। हर जवान हर किसान का नारा मोदी जी लेकर आए थे, हम लेकर नहीं आए थे। मांगेगी सरकार से। हेमराज के सर के ऊपर शहादत मोदी जी ने की थी, हमने नहीं की थी। प्रभात जी, अरे आप देखिए, आप राजनीति मत कीजिए, आप राजनीति मत कीजिए। हम लोग राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की बात करने वाले हैं। मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं। वाजपेयी जी बताइए ना, अगर इतना ही इंपॉर्टेंट था तो 126 क्यों हो गए? प्रभात जी, 150 विमान मंगाने चाहिए थे मोदी जी को। टेक्नोलॉजी क्यों नहीं हुआ? आलोक जी, अनुराग जी प्लीज। भारतीय जनता पार्टी 2014 के पहले अनुराग जी एक मिनट प्लीज, जरा प्रभात जी को इसका जवाब देने दीजिए। सवाल प्रभात जी के लिए बहुत उपयुक्त है। भूखी है बेचारी। प्रभात जी ये बताइए कि आखिरकार जब भी सवाल उठाए जाते हैं उसे राष्ट्रीय सुरक्षा से क्यों जोड़ दिया जाता है? प्रभात झा जी, अगर आप मुझे बोलने देंगे, बीच में इस तरह का अवरोध नहीं करेंगे, अभी वाजपेयी जी बोल रहे थे, देखिए आप बीच में अगर टोकेंगे, सत्य बात कह रहे थे तो आप सुन नहीं पा रहे थे, न वो सुन रहे हैं कांग्रेस के लोग न अन्य लोग। हमारे सैन्य बलों को लड़ाकू क्षमता क्यों या विमान सिर्फ तभी बढ़ाता है जब उसकी लक्ष्यभेदी हथियार भरे होंगे। यूपीए सरकार ने, सुन लीजिए, 28 अगस्त 2007 को एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया और उसे 2 वेंडर मिले। एक मिला दसॉल्ट एविएशन और दूसरा मिला EADS। लेकिन डील पर बातचीत शुरू करने के पहले यूपीए सरकार को 5 वर्ष और लग गए। जनवरी 2012 में कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी ने दसॉल्ट को नाम L1 बिल्ड के रूप में तय किया। और फिर सुनिए, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, 27 जून 2012 को डील फिर से करने का निर्देश दिया यूपीए की सरकार ने। क्या कारण थे हम जानना चाहते हैं। या यूपीए सरकार को भी
पर सीधे सीधे कटघरे में खड़ा करता है। लेकिन प्रभावी रूप से कांग्रेस की 11 वर्षों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यूपीए सरकार ने ये डील की नहीं है, डील आपकी सरकार ने की है, आपकी डील पर सवाल उठ रहे हैं। किया जाए उसके लिए बीजेपी ने चिट्ठी लिखी थी, गलत कह रहे हैं, कांग्रेस ने नहीं लिखी थी। अब बीजेपी बताए वो चिट्ठी लिखने के लिए इनको कितना माल मिला था। देश की मदद नहीं करना चाहते हैं। अगर बीजेपी, मैं तो बीजेपी बता रहा हूँ, जेपीसी जी सुनिए, आप जवाब नहीं दे रहे प्रभात जी, आज आप जवाब नहीं दे रहे। प्लीज प्लीज एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। ये बताइए कि मोदी जी को अधिकार किसने दिया कि 126 की जगह वो उसको घटाकर 36 विमान पर ले आए। और मोदी जी ये बताएं कि कौन से टेंडर के तहत उन्होंने डील की है, जरा बताएंगे। कोई सी सवाल का ज्यादा क्या चाहते हैं? प्रभात जी, गलत फहमी मत पैदा करिए। प्रभात जी, ये रक्षा का मामला है, प्रभात जी, देश की ये राजनीति नहीं, प्रभात जी। अच्छा चलिए, ये रक्षा का मामला है। जब मैं राजीव रंजन जी को यहाँ चर्चा में लाऊं, राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी, एक मिनट प्लीज प्लीज, मैं आग्रह कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज एक एक करके बात करें तो बात होगी, अन्यथा हम बात नहीं किसी की समझ पाएंगे। राजीव रंजन जी, ये बताइए कि जब आज सवाल उठ रहे हैं एनडीए सरकार के फैसले पर, तो कांग्रेस सरकार, यूपीए सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, जब ये सवाल राफेल विमान की खरीद पर है, तो कांग्रेस के जमाने की बातों को अभी कहना कि अपने आप में तर्कसंगत है, एक, और दूसरा, अगर हिसाब मांगा जा रहा है तो क्या ये देश विरोधी है? राजीव रंजन जी, जेडीयू का क्या मत है इस पर? देखिए, सबसे पहले हमारी पार्टी पारदर्शिता की सबसे बड़ी पक्षधर पार्टी है जी। और जब अरुण जेटली जी ने कहा कि सीएजी के परव्यू में ये इस सौदे का मूल्यांकन शामिल है, तो प्राइसिंग से लेकर के वो तमाम जो सवाल हैं उनको सीएजी अपने तरीके से खंगाल लेगी। दूसरा एक सवाल अभी जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को लेकर के अभी मनोज जी ने एक सवाल खड़ा किया कि ऑफसेट पार्टनर्स को के ऑब्लिगेशंस को लेकर के जो डिस्क्लोजर है उसका पालन अब तक नहीं हुआ है जी। तो डसॉल्ट के मामले में ये समय सीमा 2020 है और 2018 है, तो इस समय सीमा में अभी 2 वर्ष बाकी है। पहली बात, जहाँ तक ये सौदे को कांग्रेस की सरकार के और आज की सरकार के बीच, राजीव जी, आप मुद्दे से आप जरा मुद्दे को थोड़ा सा किनारे ले गए। जो है मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा कि अगर इस सौदे पर सवाल उठाए जाते हैं तो क्या ये देश विरोधी है? मुद्दे की जवाब, क्योंकि बीजेपी कहती है ये देश विरोधी है। न्यूज दे दिया न्यूज नेशन को। नहीं, आपके सवाल का ही चाह रही है कि पारदर्शिता हो और सरकार की मत बताए है। राजीव रंजन जी साफ कह रहे हैं, मैंने जवाब दिया है और छोड़ दीजिए, न्यूज नेशन के लिए ब्रेकिंग में डिमांड कर दी है। आपके पैनल में अगर अनुराग भदौरिया है, बीजेपी से डरे हुए जवाब नहीं देंगे। कभी भी संजीदगी से अपनी बात नहीं रख पाएंगे। अरे बीजेपी से डरे हुए जेडीयू के लोग जवाब नहीं देंगे। अरे उन्होंने पूछा कि राष्ट्र विरोधी है कि नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे हो, तो आप बीजेपी से कितने डरे हुए हो? तो आप डरपोक में राजनीति करोगे क्या? डर के देश के अंदर में राजनीति करोगे क्या? कमाल की बात करते हो आप भी। देश की सुरक्षा का सवाल होगा, देश के किसी राज्य, अरे आप अपनी बताओ ना, आप तो डर के बात कर रहे हो, आप क्यों नहीं कहते? उन्होंने क्वेश्चन पूछा, अगर विपक्ष ये पूछता है कि आप जवाब दो, मोदी जी वहां पर केक खा कर आए थे लाहौर में, आर्काइव में जाइए। जब आईएसआई यहाँ पठानकोट में जांच करने आई थी तब देश की सुरक्षा का आपको ख्याल नहीं आया था? धन्यवाद। मोदी जी राम शाल साड़ी की डिप्लोमेसी चल रहे थे, तब देश की सुरक्षा सामने नहीं आई थी। आइए इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हम सिर्फ एक दूसरे पर प्रहार करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। चर्चा कर रहे हैं जी, प्लीज एक मिनट मैं यहाँ पर, विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज जिस तरीके से बिल्कुल मैं दे रहा हूँ, वाजपेयी जी प्लीज मुझे जरा 2 मिनट का वक्त दीजिए। विनोद जी, मुझे जी को भी भारत सरकार से कहना चाहिए जी कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को अगर बोलने देंगे तब तो हमारा बोलना उचित है। वाजपेयी जी प्लीज मुझे जरा थोड़ा सा वक्त दीजिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। विनोद जी प्लीज सर, प्लीज जस्ट थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। विनोद जी, जिस तरीके से आज सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या सवाल खड़े करना अपने आप में लोकतांत्रिक है? क्या सवाल खड़े करना देश विरोधी है? विनोद जी, देखिए, रक्षा सौदों पर पहले भी सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। वो जो जीप कांड हुआ था जी, उस समय से लेकर के बोफोर्स, चेक पिस्टल,
आपकी सबमरीन डील, सब पर सवाल खड़े किए गए विपक्ष ने। और राजीव रंजन जी जिस पार्टी के प्रतिनिधि हैं, उस पार्टी के पितृ पुरुष संस्थापक विश्वनाथ प्रताप सिंह तो बोफोर्स पे ही सवाल खड़ा करके जो है प्रधानमंत्री बने थे। और हम सब लोग उस वक्त जो है मीडिया में थे और बाकायदा हम लोगों ने तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार की जितनी ऐसी कर सकती थी की थी। और तब कांग्रेस का वही डिफेंस होता था जो आज बीजेपी का डिफेंस है। तब कांग्रेस के लोग यही कहते थे कि देश की रक्षा के साथ सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता, आप लोग जो है देश की रक्षा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आज जो बीजेपी कह रही, तो जो सरकार में, जो पार्टी सरकार में होती है, जब सवाल खड़े होते हैं तो तुरंत उसको राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ देती है। जबकि सवाल न तो, बल्कि बोफोर्स के टाइम तो और कमाल हुआ था। बोफोर्स के टाइम तो बोफोर्स तोप की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए गए थे। यहां तक बड़े बड़े कॉलमिस्ट ने लिखा था, मैं नाम नहीं लूंगा, कि वो और कुछ विपक्ष के नेताओं ने कहा था कि वो गोला आगे नहीं पीछे फेंकती है। इस तरह के मतलब मूर्खतापूर्ण किस्म के बयान आए थे उस समय। बाद में बोफोर्स ने कारगिल में अपनी गुणवत्ता साबित की। यहां तो कम से कम राफेल की गुणवत्ता पर तो कांग्रेस सवाल खड़ा इसका जवाब बनता है। कांग्रेस नहीं चुना था उसको। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ये अब ये सवाल राजनीतिक मुद्दा ज्यादा बन गया है। अब ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांग्रेस को एक मौका मिल गया है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी दावे के साथ कहती है कि उसकी 5 साल की 4.5 साल सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ है, तो कांग्रेस को एक मौका मिल गया है कि वो किसी तरह बीजेपी की सरकार में इस घोटाले को कुछ सामने लोगों के लाए। और बीजेपी अपना डिफेंस, बीजेपी को चाहिए, मतलब बाद में तो सुझाव दे रहा हूं प्रभाष जी को, एक मित्रवत सुझाव मेरा है कि अगर आपको कांग्रेस के इस हथियार को भोथरा करना है तो आप जो सवाल उठ रहे हैं उनका सीधे सीधे स्पष्ट जवाब दीजिए। 9% नहीं, बताइए कि ये खूबियां। तो प्रभात जी आपके सवालों का भी जवाब देने के लिए मुझे लगता है पूरा तैयार, लेकिन वो जवाब दीजिए और जनता को स्पष्ट करिए। जी मनोज जी, प्लीज मनोज जी। नहीं, देखिए मेरा सवाल नहीं है, मैं एक बस डिफरेंस बताना चाहता हूं कि देखिए 2014 का इलेक्शन काफी हद तक एक करप्शन उसमें सबसे बड़ा इशू था। बोफोर्स के टाइम जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी करप्शन एक इशू था। लेकिन उस समय और अभी राफेल में जो सबसे बड़ा अंतर है वो क्या है? 2014 में जो 2G स्कैम हुआ, 2G स्कैम में सरकार के जो 2 मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ही बोला कि ये लॉस टू एक्सचेकर है। उस समय के जो लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने ही बोला कि जो आप ये बिना ऑक्शन के 2G स्पेक्ट्रम जो आपने दिया है वो बात ठीक नहीं है। CAG जो भारत सरकार का जो इंस्टीट्यूट है उसने कहा कि ये जो डील है इसमें 1,70,000 करोड़ का नुकसान का लॉस टू एक्सचेकर हुआ है। कोर्ट ने उस समय बोला कि ये एक स्कैम है, मतलब इसमें जो है इसमें लॉस टू वो है एक्सचेकर है। अन्ना हजारे जैसे जो एक्टिविस्ट हैं वो सामने आ गए। वो बात आज की डेट में मिसिंग है। बोफोर्स के टाइम में भी VP सिंह जो उस समय सरकार में मंत्री थे उसमें उन्होंने क्वेश्चन उठाए। आज की डेट में सरकार में किसी मंत्री ने क्वेश्चन नहीं उठाए। इंडिया से बाहर जो फ्रांस की सरकार है उसने कहीं क्वेश्चन नहीं उठाए। तो ये स्कैम, मेरे ख्याल से जो परसेप्शन एक पब्लिक में तब तक स्कैम नहीं बनेगा जब तक कि इनमें से कोई एक मंत्री, इंस्टीट्यूट या बाहर देश में इस तरीके के सवाल नहीं उठाता है। जी आलोक, मुझे लगता है कि आलोक जी को इसी में जोड़ दूं, फिर आलोक जी जवाब दे देंगे। मैं बिल्कुल मनोज जी ने जो कहा बिल्कुल मैं सहमत हुई इस चीज से कि ये मुद्दा तभी बनता है जब ने क्या कहा वो। एक सेकंड आलोक जी एक सेकंड, मुझे यशवंत सिन्हा ने क्या कहा वो नहीं पता चला। आलोक जी एक क्या अरुण शौरी ने क्या कहा वो पता नहीं चला। नहीं है वो लोग मंत्री नहीं है, वो लोग सरकार में पोजीशन होल्ड नहीं करते, वो लोग सरकार में पोजीशन होल्ड नहीं करते। मंत्री कहेगा तभी स्कैम होगा क्या? अरे परसेप्शन बनेगा ही नहीं। पूरे तमाम कागज कह रहे हैं कि स्कैम हो गया, 41,000 करोड़ का सारे आंकड़े बोल रहे हैं। मंत्रियों से आवाज लगेगी क्या? वो मंत्री जो केवल और केवल मोदी जी की कर सकते हैं, उनको अपने डिपार्टमेंट में कितने डायरेक्टर हैं उनको नहीं पता है, उनके मिनिस्ट्री में कितने विभाग हैं नहीं पता मंत्रियों को। उन मंत्रियों की हिम्मत है कि वो एक सवाल उठा सके, अगले दिन मंत्रिमंडल से उठाकर अरब की सागर में फेंक दिया जाएगा। अरे अभी आलोक जी देखिए, प्रभात जी आप उस बात को समझिए कि जो मनोज गरोला जी कह रहे हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जनता के बीच में आरोप की क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता तब बनती है अगर कोई निष्पक्ष एजेंसी, कोर्ट, कोई थर्ड पार्टी उसको जो है उठाती है। क्योंकि विपक्ष के बारे में माना जाता है, विपक्ष तो सरकार के खिलाफ बोलेगा ही, ये बात है। हालांकि 2G कह रहे हैं ना, वही विनोद साहब के जेपीसी से जांच करा लीजिए। एक मिनट, आज हम CVC भी गए हैं, जेपीसी जांच करे, जेपीसी CAG गए हैं, CAG जांच करे। लेकिन विनोद साहब CAG की क्या हालत है? अरुण जेटली साहब ने कल बता दिया CAG ये करेगी और CAG ये नहीं करेगी, जैसे उनका वित्त मंत्रालय का कोई CAG विभाग हो। प्रभात झा जी ये हालत हो गई, संवैधानिक संस्थाएं सब बिलों में घुसा दिए। प्रभात झा जी आज विपक्ष आरोप लगा रहा है, यही तरह प्रभात झा जी से समझ लेते हैं। प्रभात जी, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है। आप इस पर साफगोई से अगर अपनी बातों को रखें खुद अपनी सरकार के फैसलों के बारे में, तो शायद
ये बात परसेप्शन बना ही ना पाए विपक्ष आपकी सरकार के खिलाफ कि इस सरकार में कभी कोई भ्रष्टाचार हुआ भी है। प्रभात जी। मुझे थोड़ा समय दीजिए जी। मनोज जी की बात को ये क्या कह रहे हैं? मनोज जी ने जो बात रखी है उसके पीछे कितनी बड़ी बात रखी है। ये राजनीतिक आरोप है, ये रक्षा के जुड़े लोगों को डिमोरलाइज करने का तरीका है। कांग्रेस कह रहे हैं ना कि 4 दिन से रक्षा मंत्री कहाँ है, इनको रक्षा मंत्री को बाहर लाइए ना, रक्षा मंत्री को बयान दिलवाइए। जनता कहाँ प्रॉब्लम है? राहुल देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बयान देते? रक्षा मंत्री 4 दिन से कहाँ है? प्रक्रिया को लेकर रक्षा मंत्रालय का काम होता है कि HRD मिनिस्टर बयान देते हैं, HRD का काम होता है तो लॉ मिनिस्टर बयान देते हैं। इन मुद्दों को उठाने का प्रयास खरीद में जवाब और 40,000 करोड़ रुपए डकार के यहाँ पर प्रवचन दे रहे हैं। इसलिए ये किया जा रहा है, ये भारत की रक्षा को कमजोर करना चाहते हैं कांग्रेस। बता दीजिए ये चाहते हैं कि डील नहीं हो, इनके पीछे कोई आधार नहीं है। ये आधार है मोदी जी ने वहां पर चॉकलेट खाने गए थे लाहौर में, तब रक्षा कमजोर नहीं हुई थी क्या? आईएसआई यहाँ पर जांच करने आई और आईएसआई ने जाकर इस्लामाबाद में कहा कि हमने अपने सैनिकों को मार दिया। मैंने आपको मनोबल पर ध्यान नहीं आया था आप लोगों का। के मंत्री थे, उन्होंने आरोप लगाया था, ये और कोई नहीं। और ऐसे झूठ नहीं चलते हैं। देश की वीपी सिंह की सरकार को कौन सपोर्ट कर रहा था? वीपी सिंह आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो पर्ची शायद आपने ही रखी थी उनकी कोर्ट में, जो रोज पार्लियामेंट में दिखाते थे। मेरे पास लिस्ट है, लिस्ट है, लिस्ट है। आज तक पकौड़े चल रहे हैं आप लोग, कर रहे हो। वो लिस्ट दिखाइए ना, कहाँ है वो लिस्ट? अच्छा चलिए आइए। झूठ बोल बोल के देश में राजनीति कब तक? 4.5 साल से कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते आप लोग। वाजपेयी को एक मौका देते हैं प्लीज। में भी आपको जनता ऐसे ठगे। 4.5 साल हो गए, 2 लोगों को तो जेल में डाल होता है जनता को गुमराह करना। एक सेकंड में एयर मार्शल वाजपेयी तमाम चीजें पब्लिक कुछ बहुत संक्षेप में जानना चाहता हूं क्योंकि इस मुद्दे पर राजनीति बहुत हावी है, इसलिए सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस विमान की गुणवत्ता क्या है। एयर मार्शल वाजपेयी जी, पहले तो मुझे बता दें कि ये लोग शांत रहेंगे मेरी बात सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है। इन्होंने संज्ञा दे दी कि मैं राजनीतिज्ञ हूँ, बीजेपी का हूँ। खैर छोड़िए वो बात, छोड़िए आइए सिर्फ हम मुद्दे पर बात करते हैं। नहीं वाजपेयी साहब, आप भाजपा का पक्ष रखेंगे तो बिल्कुल नहीं चुप रहेंगे। 36 वर्ष मैंने अरे आप बाद में बोलने पूरा मौका आपके पास है। आप चिल्लाइए, कम से कम चिल्लाइए, यूथ है देश का, जब आप बहस बताइए ना 126 से घटकर 36 क्यों हो गए? हमारे बारे में बोलिए, बच्चों की बात कीजिए ना। बच्चे भी ताजा परेशान हैं, आप बच्चों की बात नहीं कर रहे हो। आप भारतीय जनता पार्टी की बात करो जो देश के बच्चों के साथ अन्याय कर रही है। अरे क्या बात कर रहे हो आप? इसका यूथ जो परेशान, उनकी बात तो करेंगे ना, आप नहीं करेंगे। हम अच्छा अनुराग जी जरा एयर मार्शल वाजपेयी बोलने तो दें। अनुराग जी आपसे निवेदन है, जरा एयर मार्शल वाजपेयी की बात सुन तो ले हम सब। जी वाजपेयी जी प्लीज। हम टीवी पर नहीं हैं, हम टीवी नहीं देख रहे हैं कि कौन सज्जन क्या बोल रहे हैं। जी प्लीज बताइए। हम बिल्कुल एक ब्लाइंड हैं यहाँ पर जी, अंधकूप में है हमारा। आपने पहले प्रश्न किया, अब देखिए अगर चुप हो जाए तब तो हम बोले। वाजपेयी जी सिर्फ ये बताइए कि इस विमान की गुणवत्ता कितनी है, सबसे पहले सीधा सवाल, उसका सीधा जवाब प्लीज। बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पहली बात तो ये है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज ये मारने में सक्षम है। इसके पास वो मिसाइल्स हैं कि जो होराइजन के बाहर जा करके इसको करते हैं। पहली बात, जो पहले हमने जहाज का सौदा किया था जी, जहाँ तक इसका पूरा विवरण मालूम है कि अगर आप खाली एक शेल लेंगे, शेल मतलब एक खोखा टाइप, उसके अंदर जो खाली जहाज़ को उड़ाने की आवश्यक वस्तुएं लगी होंगी, चाहे कॉकपिट इंस्ट्रूमेंटेशन हो, चाहे उसका इंजन हो, उसके अलावा भी जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं उनका एक विशेष मिशन होता है। और सबसे पहले हमारी जो एयरफोर्स है उसके लिए जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो तय करती है कि किस तरह के जहाज उसको चाहिए, उसमें किस तरह की गुणवत्ता चाहिए। पहली बात तो निश्चित रूप से ये कई गुना अधिक मारक क्षमता वाला जहाज आज है जो पहले हम लोगों ने इसके लिए सौदा किया था। एयर मार्शल वाजपेयी माफ कीजिएगा, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। प्रभात जी मैं बस इतना जानना चाहता हूं आपसे, क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ एक महीनों में हम जेपीसी के गठन की बात देखें या भारतीय जनता पार्टी से सिरे से खारिज करती है? एक सिरे से खारिज करती है
और इनका मुंह बंद करती है देश की जनता। इनको अकल नहीं है। 19 राज्यों के चुनाव में प्रभात झा साहब से जिन्होंने व्यापम में मुझे एक डिबेट में कहा था कि व्यापम में कुछ नहीं हुआ है और उसके बाद व्यापम में सैकड़ों लोग मर गए। आज यही भाजपा है जो कह रही है कि हम जेपी नहीं करेंगे। आपके अंदर हिम्मत है तो जेपी कीजिए, हमारे ऊपर जनता कहेगी कि आपने गलत आरोप लगाए थे। हिम्मत है तो इस बहस का वक्त हमारा यही खत्म हुआ। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी अभी जेपीसी के मूड में कतई नहीं है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि 2019 तक राफेल विमान की खरीद सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा जरूर बना रहेगा। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। लगातार दिखते रहिए न्यूज़ नेशन। का आरोप लगाया